नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भैया हमारे देश के प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर गए हैं और इसी सीरीज में वो यात्रा करते हुए कहाँ पहुंचते हैं? नॉर्वे। अब नॉर्वे को लेकर के थोड़ा सा मामला यहाँ पर गहमा गहमी का हो चुका है और एक प्रेस ब्रीफिंग है जिसकी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बातचीत हो रही है कि क्यों अटेंड नहीं करी गई, क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें रही, क्यों सवाल जो पूछे गए उसके जवाब नहीं दिए हमारे यहाँ से। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिटेल में आंसर करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं हमारी खबर क्या हो जाती है और इंडिया और नॉर्वे के बीच में कौन कौन से यहां पर समझौते साइन किए गए हैं। चलिए 43 years in the making, Norway envoy on why Modi's Oslo visit and India's Nordic प्योट आर हिस्टोरिक। भैया 43 इयर्स बाद हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं, एक तो ये सबसे बड़ी चीज हो जाती है। अच्छा, इससे पहले अगर हम बात करें कि नॉर्वे की यात्रा पर क्या कोई प्रधानमंत्री हमारे यहाँ से गए हैं, तो हाँ भाई, इंदिरा गांधी जी ने विजिट किया था यहाँ पर। की डिटेल्स जो उस मीटिंग की रही थी, दैट ड्यूरिंग हर ट्रिप गांधी हेल्ड हाई लेवल डिस्कशन एंड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस विद देन नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर कारे विलोच इन द ओस्लो। यानी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जो चीज है वो एंशियंट में भी हुई है और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गई थी उन्होंने बकायदा उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको अटेंड किया, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको भी आंसर किया था। ठीक है, शी वॉज occupied on his diplomatic tour by her daughter-in-law Sonia Gandhi. Border contacts in the 1983 trip followed earlier Indo-Norwegian जो fundamental ties है, आप कह सकते हो कि यहाँ से शुरू हुए थे। और इसके बाद आप देखोगे such as Nehru visit in 1957, a focus on global non-alignment economic aid and early environmental cooperation। तो इस तरीके से 2 बार हमारे यहाँ के 2 बड़े नेता वहां पर विजिट करके आए हैं, 1957 और 1983 ट्रिप। इसके बाद अब 47 इयर्स बाद मोदी जी नॉर्वे की यात्रा पर गए थे और वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइज और हम दोनों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनके बारे में बातचीत हुई। पहले वो मुद्दे और टाइज समझ लेते हैं। हम दोनों के स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग जो बायलैटरल टाइज हैं वो क्या हो जाते हैं। तो अगर हम नॉर्वेजियन एफडीआई की बात करें इन अवर इंडियन मार्केट, सो दैट इज $880 बिलियन। ओवर 140 नॉर्वेजियन कंपनी हो जाती है भैया इंडिया में। अगर हम इंडियन ओडीआई इन नॉर्वे बात करें तो दैट इज 713 million and Norway government pension fund has increased investment in the India। नाउ अब अभी की विजिट में जो हम लोगों ने डिसाइड किया है, हम जिस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं वो हमारे हैं कि हम दोनों ने बोला है कि भैया हम लोग ग्रीन एनर्जी पर साथ में रिसर्च करेंगे और ग्रीन एनर्जी से जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। प्लस हम दोनों ने ही ब्लू इकोनॉमी की बातचीत यहाँ पर करी है। टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने एक चीज देखी होगी, जब हम ये 5 देशों की यात्रा पर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी गए हैं वहां पर हर जगह हमने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातचीत जरूर करी है, डील जरूर फाइनलाइज करी है, चाहे वो यूएई हो, नीदरलैंड्स हो, स्वीडन, नॉर्वे और अब इटली चाहे। ठीक है, चलिए मैरीटाइम कोऑपरेशन, इस पर भी यहाँ पर बातचीत करी गई है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन इन द मल्टीलैटरल फॉर्म इंक्लूडिंग द आर्कटिक काउंसिल। इवन हम आर्कटिक काउंसिल को लेकर के यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंसर्न है, बिकॉज दिस इज द न्यू प्रेशर पॉइंट इन द जियोपॉलिटिकल सेगमेंट और इसलिए अब हम आर्कटिक काउंसिल में अपनी जो बढ़त है वो बनाना चाहते हैं और ये इस पूरी मीटिंग का जो हाईलाइट है वो यही हो जाता है, क्योंकि आर्कटिक को लेकर के इस समय विवाद चल रहा है। आर्कटिक इज अ प्लेस भैया जहां पर किसी भी देश का कोई आधिपत्य नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे उस आर्कटिक को भी कैप्चर करने के लिए चाहे रशिया हो अपनी मिलिट्री तैनात कर रही है, चाहे यूएस हो वहां पर मिलिट्री तैनात करे और चाहे चाइना हो जाए। क्यों? क्योंकि आर्कटिक में भी तो भाई रिसोर्सेज हो जाते हैं ना, और इसीलिए अब ये टसल पॉइंट बना हुआ है, प्रेशर पॉइंट बना हुआ है ग्लोबल, दैट इज आर्कटिक, जहां पर रशिया भी चाहता है अपनी पहुंच, जहां पर चाइना भी चाहता है एंड यूएसए भी चाहता है, एंड दिस इज अ पावर टसल ऑफ आर्कटिक। नाउ अब यहां पर इंडिया भी पहुंच चुका है। चलिए आगे आ जाते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट टू नॉर्वे USD 439 मिलियन इन 2025, ये हमारा एक्सपोर्ट रहा था। अगर हम सर्विस एक्सपोर्ट्स की बात करें जिसके लिए हम जाने भी जाते हैं, दैट इज USD 876 मिलियन इन 2024 और हमने यहां पर नॉर्वे के साथ एक अग्रीमेंट भी साइन कर रखा है, विच इज
इकोनॉमिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यानी कि एफटीए हमने साइन कर रखा है इनके साथ, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वाला, राइट। अब हम यहाँ पर की इंपोर्ट्स जो करते हैं नॉर्वे से, विच इज मिनरल फ्लूइड्स, ये हम मंगाते हैं, शिप्स एंड साथ ही साथ हमारा नेकलेस आयरन स्टील। अब जो है हम एक्सपोर्ट जो करते हैं यहाँ से, दैट इज अपैरल एंड टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड दी केमिकल्स, जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से हमारी नॉर्वे जाती हैं। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नॉर्वे इंपॉर्टेंट क्यों था और क्यों हम नॉर्वे गए थे, 47 साल बाद यहाँ पर यात्रा की गई थी। लेकिन यात्रा में कुछ ऐसी चीज हुई जिन्होंने पूरा ध्यान इन टाइज से हट करके कुछ मुद्दों पर ला दिया, दैट आफ्टर नीदरलैंड्स एमईए फेसेस क्वेश्चन ओवर PM's decision नॉट टू होल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस इन नॉर्वे। अब यहाँ पर हुआ ये था कि यहाँ का कल्चर हो जाता है भैया, नॉर्वे में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे आ जाते हैं, और नॉर्वे के अगर हम फ्रीडम प्रेस एंड ड्रग्स की जो आता है उस पर बात करें तो फर्स्ट प्लेस पर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, पीएम मोदी इस कॉन्फ्रेंस से किनारा कर लेते हैं और वहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जाने थे उसके आंसर से भी वो किनारा कर लेते हैं, और इसके बाद पूरी तरीके से क्वेश्चन मार्क इंडिया पर क्रिएट हो जाता है कि क्या हमारे देश का इतना बड़ा नेता जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर के एक जो प्रेस ब्रीफिंग है वहां पर पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है, व्हाट इज द रीजन, क्या वो क्वेश्चनेबल नहीं है, क्या हमारे देश में कोई प्रॉब्लम हो जाती है भैया जो हम क्वेश्चन नहीं दे पा रहे। और जब एंशिएंट में इंदिरा गांधी जी विजिट पर गई थी तो उन्होंने भी इस रिचुअल को पूरी तरीके से अपनाया था, फॉलो अप किया था। तो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई, चलिए इसी प्रॉब्लम को जान लेते हैं, आगे आ जाते हैं। सो विदेश मंत्रालय एमईए 18 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा के दौरान दूसरी बार अपने लोकतांत्रिक रिकॉर्ड का बचाव किया, और यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रेस से सवाल ना लेने के फैसले को लेकर के जो सवाल उठाए गए उसके बाद हुई। नॉर्वे के प्रधानमंत्री हमारे हैं जोन्स गार स्टोर, इनके साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान एक नॉर्वेजियन पत्रकार है, ठीक है। नॉर्वेजियन पत्रकार कौन थी, ये थी आपकी हेली लिंग, और इन्होंने ट्वीट भी किया था यही, दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी वुड नॉट टेक माय क्वेश्चन एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम कि वो इस तरीके से कुछ करेंगे। नॉर्वे हैज द नंबर 1 स्पॉट इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एंड इंडिया इज एट 157 कंपीटिंग विद पैलेस्टाइन, एमिरेट्स एंड क्यूबा। इट्स अवर जॉब टू क्वेश्चन द पावर्स वी कोऑपरेट विद। और ये हमारा राइट हो जाता है कि भाई जिस पावर के साथ हम कॉपरेट कर रहे हैं, जिनके साथ हमने ये टाइज फाइनलाइज किए, तो हम उनसे क्वेश्चन कर सके, और इसमें हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर एक तरीके से इंडिया को ब्लैकलिस्ट झेलना पड़ा, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की बेइज्जती करी इस महिला ने ये डाल करके कि भैया हम फर्स्ट प्लेस पर आते हैं, आप 157 पर आ जाते हैं। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि आप 157 पर क्यों आ जाते हैं, और आप इस तरीके से मतलब आपने क्या किया, ये आपकी पोजीशन हो जाती है और ये हमारी पोजीशन आती है, तो हम तो भाई आपसे सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं और यहाँ पर समझ लें द एम्बेसी इज ऑर्गेनाइज और इंडिया इन नॉर्वे। तो यहाँ पर ये आया था, मिस्टर हेली लिंग स्वेन से लिखा था, द एम्बेसी आर ऑर्गेनाइजिंग अ प्रेस ब्रीफिंग ऑन द प्राइम मिनिस्टर विजिट दिस इवनिंग 9:30, और पूरी तरीके से ऑफिशियल कर दिया गया था। ये पूरा मामला था कि भैया पूरा कह करके बताया गया था कि 9:30 पर होटल रेडिशन ब्लू प्लाजा होटल में आप सभी का स्वागत है, आप लोग आओगे और यहाँ पर क्वेश्चन पूछोगे आकर के जो विजिट पर आए हैं हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर से। तो वहां पर उन्होंने वो मीटिंग ही स्किप कर दी और वहां पर गए नहीं। ऐसा क्या था कि भाई आपने मीटिंग स्किप कर दी, क्या आपको लगता है कि आप उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते थे? जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इवन इस तक आ जाता है कि कोई आंसर देने के लिए रेडी ही नहीं होता है, तब यहाँ पर वहां पे जो हेली वोंग थी वो कहती है कि आई विल गिव यू द आंसर, मैं आपको आंसर दूंगी। आई डोंट नो व्हाई यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है। ये जो मैंने आपको पास में वीडियो दिखाया था ना, यहाँ पर ये कहती हैं कि भैया ये जो पूरी तरीके से हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ें हुई हैं, आपके यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर के बहुत सारे सवाल जवाब होते रहते हैं, आपके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती रहती हैं, और हम आप पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये महिला पत्रकार थी जो यहाँ पर प्रश्न पूछ रही थी। ये जब सवाल नहीं मिलता है भैया, आंसर नहीं मिलता, तो यहाँ से उठ करके चली भी जाती हैं। और इसके बाद देखो पीएम वॉकआउट आए, खड़े हुए, इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया और यहाँ से चले गए, ठीक है, जिसको उन्होंने माना कि भैया ये हमारा अपमान किया गया है। जैसे ये घटना होती है, नो अंडरस्टैंडिंग एमईए सेक्रेटरी पॉइंटेड रिस्पॉन्स टू नॉर्वे रिपोर्टर
MEA सेक्रेटरी CB Georgia locks the horns with the Norwegian journalist। तो यहाँ पर इंडिया MEA सेक्रेटरी यहाँ पर CB Georgia आती हैं और वो बोलती हैं कि भैया मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया है तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी और कोई नहीं देगा। यहाँ पर वाई शुड वी ट्रस्ट इंडिया, ये था पूरा का पूरा इशू जिस पर इतना बड़ा बवाल बनकर के खड़ा हो गया और ये क्वेश्चन पूछा गया कि हम भैया क्यों आप पर ट्रस्ट करें, राइट और ट्रस्ट ना करने का सबसे बड़ा रीजन ये हो जाता है कि हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं कि आपके यहाँ पर अल्पसंख्यक अधिकारों का वायलेशन होता है, भारत में जो प्रेस स्वतंत्रता है वो नहीं हो जाती है, मानवाधिकारों पर सवाल उठा करके जो भारतीय राजनयिक थे उनको बार बार असहज महसूस करवाया जा रहा था, ये सारे क्वेश्चंस पूछ करके और वो इसके आंसर करने में सहज महसूस नहीं कर पा रहे थे कि भैया वायलेशन की आप बात कर रहे हो, हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता नहीं हो जाती है, कैसे नहीं हो जाती है। बिकॉज हम देखते हैं कि अगर हम अदर कंट्रीज की बात कर ले लाइक बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर इवन चाइना, आप उन नेशंस पर क्वेश्चन ना उठा करके इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन जहां पर इस तरीके की ऐसी घटनाएं जनरली नहीं देखने को मिलती हैं, आप ऐसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। बट द थिंग इज दैट कि यहां पर प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, नेवर, उन्होंने आज तक की ही नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इस तरीके से वो इसमें भी नॉर्मली वहां से वर्कआउट कर गए, उनको आदत ही नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। शायद ये चीजें उन्हें नहीं पता थी कि भैया ये कभी आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, इंडिया में भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं तो यहाँ कैसे कर लेंगे। और वहां पर ये एक नॉर्मल रिचुअल है, नॉर्मल एक जैसे हर एक देश का अपना एक कल्चर होता है तो वहां पर नॉर्मल कल्चर है कि भैया आएंगे तो उनसे हम बातचीत करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सारी चीजें होंगी। बट हमारे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का कल्चर नहीं है और ऐसा नहीं किया जाता है। दिस इज अ कल्चर डिफरेंस और कल्चर बैरियर, वी कैन से दैट, राइट। इसके बाद जो अदर मामला फंसता है वो इसी में पड़ जाता है आकर के कि ऐसे कैसे हम यहाँ पर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर आप प्रश्न उठा सकती हैं, अधिकारों के जो मुद्दे हैं उस पर आप क्वेश्चन कर सकती हैं। ये तो वो बातें हैं ना जो आपने किसी पर्टिकुलर एक रिपोर्ट को लेकर के देखी और आप उस पर प्रश्न कर रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें उस रिपोर्ट को लेकर के भी कई सारे सवाल हमारे भारत ने भी उठाए हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो गलत तैयार की गई है और भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ता है तो यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग में जो हमारी MEA सेक्रेटरी है वेस्ट CB Georgia जी ये बोलती हैं कि मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड करी है एंड आई एम द वन रिस्पॉन्सिबल जो आपके जो क्वेश्चंस है उसका आंसर देंगी। और मैं बताती हूं कि इंडिया हो क्या जाता है। इंडिया इज द नेशन जिसने आपको 0 दिया है, इंडिया इज द नेशन जहां पर 5000 पुरानी हमारी सभ्यता हो जाती है, इंडिया इज द नेशन जहां पर महिलाओं को वोट के अधिकार 1947 से हो जाते हैं, इंडिया इज द नेशन जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट मौजूद हैं। तो अल्पसंख्यकों वाली बात वहीं खत्म हो जाती है। इंडिया इज द नेशन जहां पर टीवी चैनल और बहुभाषीय मीडिया मौजूद हो जाती है। नाउ पीपल हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्केल ऑफ इंडिया। सो आप इस तरीके से इंडिया को लेकर के सवाल जवाब या फिर ट्रस्ट इश्यूज नहीं दिखा सकते हो। एंड दिस इज एक्चुअल इंडिया। और इस तरीके से कह करके उन्होंने भारत की साइड ली और इसको यहीं पर खत्म कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए था, बट द प्रॉब्लम इज कि वो जो कल्चर अडाप्टेशन है और कल्चर डिफरेंस और बैरियर हो जाता है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाते हैं वहां पर प्रॉब्लम हुई। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डायरेक्टली हमारे इंडिया के लोकतंत्र से जुड़े थे, हमारी नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़े हो सकते थे, हमारी नेशनल जो साख है उससे जुड़े हो सकते थे। उसके बारे में हम इंटरनेशनली वैसे भी बात नहीं कर सकते और हम क्यों करेंगे ऐसी बातें, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये वाला पूरा का पूरा प्रश्न क्रिएट होता है, राइट। इवन जब हमारे MEA बैठे हुए थे उनसे बातचीत भी करी गई तो उन्होंने बोला कि यू हैव नंबर, आपके पास अगर नंबर है तो आपको इंडिया को थैंक्स बोलना चाहिए बिकॉज वो नंबर इंडिया के द्वारा ही आपको दिया गया है, बिकॉज दैट नंबर हैज आल्सो इंक्लूडेड 0। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। हम पूरे वर्ल्ड में अगर देखो तो फार्मेसी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाते हैं। G20 में हमारा लीडरशिप आप देखिए, हमारा डिक्लेरेशन आप देखिए, डेलीगेशन आप देखिए, तो इस तरीके से वर्क कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर ये थोड़े से गुस्सा जरूर नजर आए थे, थोड़ा सा एग्रेसिव माहौल जरूर हो गया हुआ था, लेकिन बाद में चीजें सभी हमारी बैलेंस हो जाती हैं। और यहाँ पर जो USCIRF की रिपोर्ट हो जाती है इसको लेकर के भी क्वेश्चन उठाया गया था दैट USCIRF बायस्ड रिपोर्ट बेस्ड ऑन दी एंटी इंडिया कैंपेन। और ये जो रिपोर्ट है ये यूएस निकालता है। यूएस जब भी रिपोर्ट निकालता है तो वो एंटी इंडिया कैंपेन चलाता है। यहाँ पर अगर उसको रिपोर्ट में ये दिखाना ही था कि हम जो अल्पसंख्यक उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं तो शायद उसने बांग्लादेश को नहीं देखा, पाकिस्तान को नहीं देखा, अफगानिस्तान को नहीं
नहीं देखा और चाइना को नहीं देखा। चाइना, उइगर मुसलमान, आप कैसे भूल सकते हो कि वो ह्यूमन राइट को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न है। पाकिस्तान जो बलूचिस्तान में अपने ही लोगों को मार रहा है। बांग्लादेश में क्या चीजें हुई आपको नहीं पता, क्या किया जा रहा है, जो हिंदू थे जिनको मारा गया, राइट। अफगानिस्तान, महिलाओं को भैया बोलने की भी आजादी नहीं है। ये वो सारे नेशन है जहां पर बात ही नहीं होती है ह्यूमन राइट की। और बात आ गई इंडिया में कि भैया ह्यूमन राइट और अल्पसंख्यक उनको सताया जा रहा है। कैसे? सिर्फ वो इंटरनेशनली जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाया जाता है सभी नेशन में, वो पोर्ट्रे करके आपने इंडिया को असहज फील करवा दिया। बट इंडिया हैज अ लेगेसी, इंडिया हैज अ डाइवर्सिटी, इंडिया हैज लाइक, मैं ये कह सकती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी आपको नहीं देखने को मिलती है वो इंडिया के यहाँ पर कल्चर, हेरिटेज, सभ्यता, हर एक चीज हो जाती है जो भाई अदर नेशन अडॉप्ट करते हैं इंडिया से। तो जस्ट बिकॉज दिस सम बायस्ड रिपोर्ट्स, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा और वो भी एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा से, तो वहां पर आंसर ना करना मुझे लगता है ज्यादा बेहतर हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इसको लेकर के जरूर बताइएगा। ऑफिशियल स्पोक पर्सन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज रिगार्डिंग द 2026 एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इन द रिस्पॉन्स ऑफ मीडिया क्वेरीज रिगार्डिंग 2026, यहां पर बात कही गई, वी हैव taken note of the latest report of US Commission on the International Religious Freedom. We categorize and reject it motivated and the biased characteristics of the India. यहाँ पर बोला गया कि भैया आपने क्या किया है, ये एक मोटिव के साथ आप ये काम कर रहे हो, आप कैटेगराइज कर रहे हो इंडिया को इस तरीके से। फॉर सेवरल ईयर्स नाउ USCIRF हैज प्रेस्टिटेड इन प्रेजेंटिंग अ डिस्टॉर्टेड एंड द सेलेक्टिव पिक्चर ऑफ इंडिया। ये एक सेलेक्टिव पिक्चर ऑफ इंडिया पूरे वर्ल्ड लेवल पर पोर्ट्रे कर रहे हैं और वो अब दिखाई भी दी नॉर्वे में। आप देखो ना, वो मामला कहां से आया भैया, इन्हीं से आया जब वो इंटरनेशनली इंडेक्स, नॉर्वे इज द कंट्री जो भाई इंटरनेशनली जो इंडेक्स हो जाता है और ऑफ कोर्स प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फर्स्ट प्लेस पे है, तो आप जान सकते हो कि वहां पर क्या लेवल है रिपोर्टिंग का, किस तरीके से चीजों को वास्ट वहां पर कवर किया जाता है। वो नहीं रखते होंगे नजर की कहां पर क्या हो रहा है, कौन से नेशन की क्या स्थिति हो जाती है। ऑफ कोर्स उन्होंने पूरा डिटेल निकाल लिया होगा, भैया कि आते हैं तो हमें सबसे पहले क्या इनसे क्वेश्चन पूछना है। दिस इज अ वेल स्ट्रेटेजी उनकी यही है कि भैया हम आएंगे नेशन तो इससे पूछेंगे और वो वहां के जो क्रूशियल इश्यूज हैं उस पर वो चर्चा करेंगे। ऑफ कोर्स उनका अधिकार है, वो तो चर्चा करेंगे ही आपसे, राइट। तो वही यहां पर बताई गई है कि भैया आप एक डिस्टॉर्टेड और सिलेक्टिव पिक्चर इंडिया की दे रहे हो, रिलाइंग ऑन द क्वेश्चनेबल सोर्सेज एंड द आइडियोलॉजिकल नैरेटिव्स रादर देन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। सच रिपीटेड mispresented only undermine and the credibility of the commission itself. Instead of persisting with selective criticism of India, USCIRF would do well to reflect on the disturbing incident of vandalism and the attack on the Hindu temples in the United States, selective targeted of India. Now, a growing intolerance and the intimidation of the members of India diaspora in the United States, which merit serious attention. New Delhi 16 March 2026, ये आपकी आया था जिसमें ये मेंशन किया गया था। ऑफिशियली यहाँ पर बोला था इंडिया ने कि भाई आप इनके बारे में भी बातचीत करो। अगर आप इंडिया को इस तरीके से बता रहे हो, आप एक गलत नैरेटिव सेट कर रहे हो इंडिया का, और यही चीज आप देखोगे नॉर्वे में इंडिया ने फेस करी। एंड दिस इज द थिंग। अब चलो पूरे वर्ल्ड लेवल पर हम ह्यूमन राइट की बात ही कर लेते हैं। जब बात यहाँ तक पहुंच चुकी है तो कितने लोग जानते हैं ह्यूमन राइट के बारे में? नाउ टर्की की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट, हंगरी, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन, रशिया, फ्रांस, जापान एंड द पोलैंड। ये स्थिति हो जाती है भैया ह्यूमन राइट्स की, जिसके बारे में बात करें। नो सच थिंग एज अ ह्यूमन, ये इतने परसेंट लोग मानते हैं। देयर इज अ सच थिंग, ये आपके 92% लोग मानते हैं कि भैया हाँ ह्यूमन राइट हो रहा है, ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है। चाइना भी मानता है कि भैया हाँ ह्यूमन राइट, बिलीव करते हैं कि ह्यूमन राइट्स हैं। तो इस तरीके से हर एक नेशन, जहां पर इंडिया हमारा कौन से प्लेस पर आ जाता है, 7th प्लेस पर आ जाता है, राइट। नाउ अब देखो, जिसकी मैं बात करी थी इंटरनेशनली कि बांग्लादेश में क्या हुआ, क्या वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होता है? बहुत हो रहा है। सेकेंडली हम देखते हैं यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 की, जहां पर भारत का जो स्थान है 156 है, जिसको लेकर के 157 है, जिसको लेकर के टारगेट किया गया। और ये जो स्थान है वो कारण भारत ही हो जाता है और भारत की रिपोर्टिंग ही हो जाती है, क्योंकि कुछ तक जैसे चैनल और अदर भी जैसे चैनल अगर वो कहेंगे कि हमने रात में लाहौर को कैप्चर कर लिया, इनको कैप्चर कर लिया, ऐसे रिपोर्टिंग, लेवल ऑफ रिपोर्टिंग उनका ये रहेगा, या फिर वो कुछ काइंड ऑफ ऐसी मीडिया बन करके नजर आएंगे, तो इंटरनेशनली यही हमें दिया भी जाएगा। जब कोई सच दिखाएगा तो उसको मरवा दिया जाएगा पत्रकार को। तो ये वी डिजर्व दिस पोजीशन आई थिंक, बिकॉज इसीलिए तो हम इस पोजीशन पर हैं ही।
भारत 180 देशों में 157 प्लेस पर था। 2026 में रैंकिंग 157, 2025 में 151 थी और 6 स्थान हमारी नीचे गिर गई है रैंकिंग। वैश्विक परिदृश्य में नॉर्वे लगातार 10वीं बार भैया फर्स्ट प्लेस पर रहा है। एरिट्रिया सबसे नीचे स्थान पर है। 180 देशों में प्रेस फ्रीडम अपने सबसे निचले स्तर पर अब पहुंच चुका है। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स की बात करते हैं तो RFC जो हमारी RSF जो रिपोर्ट है वो भारत को लेकर के बहुत सारी चिंता दिखाती है। जैसे कि हमारे यहाँ पत्रकारों पर बहुत ज़्यादा हिंसा होती है और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है। जितने भी बेहतरीन उम्दा पत्रकार आप देखो जो फ्री एकदम फियरलेस होकर के काम करते हैं उनको मरवा दिया जाता है। महिला पत्रकार होती है, रेप करके उनको फेंक दिया जाता है। दिस इज द सिचुएशन इन इंडिया। मीडिया का केंद्रीकरण बहुत ज्यादा है। बड़े कारपोरेट समूह के हाथों में मीडिया का मालिकाना सिस्टम है। कानूनी दबाव बहुत ज्यादा रहता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों, मानहानि जैसे कानून का ज्यादा इस्तेमाल है। राजनीतिक दबाव देखने को मिलता है एंड दिस इज ट्रू, कोई माने या ना माने, भैया पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा प्रेशर होता है मीडिया हाउसेस पर। तो इसमें राजनीतिक संकेतक में जो भारत को स्कोर दिया गया है देखो ना 160, आर्थिक संकेतन में 144, कानूनी में 141, सामाजिक में 157, सुरक्षा संकेतक 158, टोटल स्कोर हमारा बना भैया 31.96, किसमें आपका आउट ऑफ 100 में। इस तरीके से पड़ोसी देशों की स्थिति में नेपाल 87 पर है, बांग्लादेश 152 पर है, पाकिस्तान 53, मतलब हमसे बेहतर यहाँ पर रैंकिंग दी गई है पाकिस्तान और बांग्लादेश को। इससे बुरा क्या हो सकता है। एंड चाइना इज 178, सबको पता है वहां पे तो कुछ अलग लेवल की ही सरकार है, तो वहां पे तो बात ही नहीं कर सकते हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। तो अब फाइनली इस तनातनी के बाद क्या चीजें आके निकल करके आने वाली हैं, क्योंकि ब्लैकलिस्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है इंडिया को, हेट बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन हमारी भी तो कुछ पॉलिसी है यार। आप ये समझो ना कि कैसे कोई नेशन अचानक से प्रेस ब्रीफिंग के लिए बोल देता है, ठीक है, स्पेशली वहां पर ये नहीं मेंशन करना चाहिए था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ही जाएंगे। आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, बट द रीजन इज जब वो इंडिया में भी नहीं करते, वो कभी प्रेस ब्रीफिंग करते ही नहीं है, तो वो अपने रूल्स जो हमारे रूल है उनको क्यों तोड़ेंगे किसी दूसरे नेशन में जाकर के। उन्होंने अपनी शांति से जो हमारा रूल था उसको बचा करके रखा और दूसरी जगह उन्होंने अपने जो सेक्रेटरी थे उनको भेज दिया कि हाँ भैया आप देखिए जाकर के क्वेश्चंस को, और 5-6 लोगों को वहां पर भेजा कि हाँ आप लोग क्वेश्चन अटेंड करिए, देखिए जाकर के, राइट। तो ये सारी चीजें रही हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है शायद कल्चरल डिफरेंस रहा है जिसकी वजह से चीजें समझ में नहीं आई हैं। वहां पर ये एक नॉर्मल सी चीज हो जाती है, हमारे यहाँ पर कभी किया ही नहीं जाता है। तो वो धीरे धीरे चीजें मुझे लगता है शायद बैलेंस होंगी फ्यूचर में। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरी घटना को लेकर के मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाकी आपकी क्या राय है भाई, इंडिया को आंसर देना चाहिए था, इंडिया में क्या स्थिति हो जाती है, क्या बदलाव होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, वो मुझे जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।